सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्बिट्रेशन का दी एंड, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आर्बिट्रेशन जो है वो हम लोग कंप्लीट कर दे। अच्छा, आर्बिट्रेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास जो देखा है वो था ये, जहाँ पे हम लोगों ने इंटरिम अवार्ड के बारे में देखा है, एडिशनल अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड एंड फाइनली फाइनल अवार्ड। अच्छा, ये रीड था, होमवर्क था, तो आई होप कि आप लोगों ने ये कर रखा है। नेक्स्ट जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वो है यहाँ से टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। बहुत ब्यूटीफुल। टाइम लिमिट क्या होगा फॉर आर्बिट्रल अवार्ड? तो दो सेक्शंस है। पहला सेक्शन है 29A, तो इस सेक्शन को तुमको याद रखना है ऑब्वियसली, 29A। दूसरा है एज पर सेक्शन 29B। 29B जो है वो आपको फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के बारे में बताता है। ये क्या बताओ? फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के बारे में ये आपको बताता है। एंड ये जो तुम्हारा 29A है, इसमें आपका नॉर्मल आर्बिट्रेशन, क्या नॉर्मल आर्बिट्रेशन का टाइम लिमिट बताता है। दोनों टाइम ही लिमिट बताता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है फास्ट ट्रैक वो है 6 मंथ, मतलब जिस दिन स्टार्ट हुआ फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन 6 महीने के अंदर अंदर अवार्ड दे देना मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन है वो 12 महीने तक जा सकता है, 12 मंथ्स तक जा सकता है, ठीक है। इसमें एक एडिशनल फीचर भी है कि आप एडिशनली 6 मंथ जो है एक्सटेंड कर सकते हो, एडिशनल 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हो बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। दोनों पार्टी ने अगर म्यूचुअली अग्री कर लिया तो ये एक्सटेंड हो सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहां से हम लोग एक बार देखेंगे ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने बार बार सेक्शंस जो है वो मेंशन किया है, तो तुमको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैंने ये ड्राफ्ट कर रखा है बहुत ब्यूटिफुली। देखो क्या कहता है, की पॉइंट्स ऑन आर्बिट्रेशन टाइमलाइन देख लेना। स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ अवार्ड क्या है? 12 महीने। अवार्ड मस्ट जनरली बी विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग मतलब जिस दिन दोनों पार्टी ने अपना अपना स्टेटमेंट रखा, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर जो है आपका खत्म हो जाना चाहिए योर आर्बिट्रेशन अंडर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एंड द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द वे बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज फॉर एन एडिशनल 6 महीना, ठीक है। क्या ये समझ में आ चुका है? 6 महीना एक्सटेंड हो सकता है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या कहता है? फास्ट ट्रैक प्रोसीजर कहता है कि अवार्ड जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर लेना होता है फ्रॉम द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब जिस दिन से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के हिसाब से जा रहा है तो। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। Award should be made as swiftly as possible with an endeavor to complete within 12 months of pleading under section 23। अच्छा, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि 12 महीने के अंदर अंदर तुमको कंप्लीट कर लेना होगा। क्या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस आर्बिट्रेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा इफिशिएंट थे एंड 12 महीने की जगह 6 महीने में कंप्लीट कर दिए, क्या बताओ, 6 महीने में कंप्लीट कर दिया तुम्हारा आर्बिट्रेशन, तो तुमको एडिशनल फीस देना होगा आर्बिट्रेटर्स को। आर्बिट्रेटर्स आर एंटाइटल्ड टू एडिशनल फीस इफ द अवार्ड इज मेड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आ गया अवार्ड तो एडिशनल फीस उनको पेमेंट करना जरूरी है। ये तुम्हारा है ये नॉर्मल वाला में, ठीक है, 29A। अंडरस्टूड? फास्ट ट्रैक मतलब याद रखना, फास्ट ट्रैक 6 महीने के अंदर अंदर तुमको कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट। क्या बताओ? टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट। इफ अवार्ड आर नॉट मेड विद इन द स्टिपुलेटेड और एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब स्टिपुलेटेड मतलब जो फिक्स्ड था उस पीरियड पे, या फिर जो एक्सटेंड करने के बाद 6 महीने एक्सटेंड करने के बाद भी अगर कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो एक्सटेंड हो सकता है लेकिन कोर्ट के द्वारा, ठीक है। द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स टर्मिनेट्स अनलेस एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने अगर एक्सटेंड कर दिया टाइम लिमिट, बोला कि चल ठीक है 12 महीने के अंदर नहीं हुआ, 6 महीने के एक्सटेंशन पे भी नहीं हुआ,
तो तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तेरे को एडिशनल टाइम दे रहा हूं। इस प्रकार से कोर्ट एडिशनल टाइम दे सकता है। अब ये जो सारे बातें हो रहा है ना, ये 29A से रिलेटेड, मतलब जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन है उसमें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अलग है। याद रखना, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में 6 महीना ही, जितना भी एडिशनल आ रहा है ना, वो सारा तुम्हारे इसके लिए जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है उसमें आ रहा है। ठीक है, 6 महीने एक्सटेंड होता है। फिर अगर कोर्ट चाहे तो उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बाय द कोर्ट। तो कोर्ट में रिड्यूस आर्बिट्रेटर्स फीस बाय अप टू 5% पर मंथ फॉर द डिलेज आर्बिट्रेटेबल टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसका मतलब यह है कि अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, बताओ। कोर्ट एज अ ठेकेदार काम करता है, क्या बताओ, कोर्ट एज अ ठेकेदार काम करता है। कहता है कि भैया तुमने अब तक क्यों कंप्लीट नहीं कर पाया, तुम्हारा जो सैलरी है उसको मैं कट करूंगा, 5% पर मंथ में कट करने वाला हूं। तुमको जो तिहारी मिलने वाला है, तुमको जो रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, समझ में आ रहा है, उसमें से हम 5% हर महीने कट करेंगे, क्योंकि तुम बहुत लेट कर रहे हो डिसीजन सुनाने में। समझ में आ चुका है? हाँ सर। फिर है कोर्ट का एक्सटेंशंस ऑफ टाइम में बी ग्रांटेड अपॉन एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी सब्जेक्ट टू सफिशिएंट कॉज एंड कोर्ट इम्पोज टर्म्स। देखो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम में बी ग्रांटेड अपॉन एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी सब्जेक्ट टू सफिशिएंट कॉज, ये दोनों तुमको समझना है। एनी पार्टी एंड सफिशिएंट, मतलब दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी आके कह सकता है कोर्ट को, सर मेरे पास रीजनेबल रीजंस है, मेरे पास सफिशिएंट कॉजेस है, सफिशिएंट रीजंस है जिसके कारण आपको एक्सटेंड करना होगा। कोर्ट को ऐसा बता सकता है कौन? कोई भी पार्टी। समझ में आ रहा है? क्योंकि शायद दोनों पार्टी के बीच में किसी एक पार्टी को कोई अलग से एविडेंस मिल गया, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। सफिशिएंट कॉज में, सफिशिएंट कॉज मतलब कोर्ट को जो सही लगे, तुम जो भी रीजन दे रहे हो कोर्ट को अगर सही लग रहा है तो कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है एक्सटेंशन का। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है एक्सटेंशन का, ध्यान रखना। ड्यूरिंग एक्सटेंशन एप्लीकेशन द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स कंटिन्यूज अंटिल द एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। फिर मतलब यह है कि पकड़ लो 12 महीना कंप्लीट प्लस 6 महीना जो एक्सटेंशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद तो भैया कोर्ट अपने आप के मर्जी से एक्सटेंड करवा सकता है, या फिर तुमने एप्लीकेशन भेजा कोर्ट को तुमने एप्लीकेशन भेजा कि सर एक्सटेंड करवा दो। ठीक है, तो जब तक कि ना आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए तब तक जो आर्बिट्रेटर्स है ना वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक कि ना तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए या फिर इनके भाषा में डिस्पोज किया जाए तब तक। ठीक है, उसके बाद देखो, द कोर्ट कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट आर्बिट्रेटर्स वाइल मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस। मतलब आर्बिट्रेटर्स को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है बाय द कोर्ट। क्यों? क्योंकि टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, और प्रोसीडिंग्स वही सेम प्रोसीडिंग्स रहेगा, कंटिन्यू करेगा वही प्रोसीडिंग्स, लेकिन सब्सटीट्यूट हो सकते हैं आर्बिट्रेटर्स, उनके जगह कोई और बैठ सकता है। इम्पोजिंग कॉस्ट, देखो कोर्ट में इम्पोज एक्चुअल और एग्जेम्पलरी कॉस्ट ऑन पार्टीज ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्पलरी कॉस्ट? ये तुमको पता है? हाँ जी बताओ फटाफट, जिनको पता है बता दो। मतलब क्या? देखो, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे तुम्हारा आर्बिट्रेशन कंप्लीट होगा, जो अग्रीड था, पहले हम लोगों ने अग्री किया था, कोर्ट ने जो इम्पोज किया था वही एक्चुअली। या फिर तुमको पनिशमेंट के तौर पे एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर लगा सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स। ठीक है, प्रोसीडिंग्स में एग्जेम्पलरी कॉस्ट जो है ना ये आपका बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। एक प्रकार का पकड़ लो पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी। ठीक है, दैट सर्व्स एज एन एग्जांपल ऑफ वार्निंग, कोर्ट वार्निंग दे रहा है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अंडरस्टूड। एडिशनल कॉस्ट, या फिर लिख सकते हो आप यहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टी। ठीक है, फिर है एक्सपीडिटेड एप्लीकेशन। Expedited application for extensions must be disposed of within 60 days. Expedited मतलब फटाफट, expedited मतलब फटाफट करो। ठीक है, to do something more quickly,
इज दैट क्लियर ब्रो? तो ये रहा तुम्हारा पूरा प्रोविजन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी एक्सटेंशन मतलब जो तुम्हारा एप्लीकेशन आता है ना एक्सटेंशन के लिए, उसको फटाफट देखो और निकालो, उसको फटाफट देखो और निकालो, कितने दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना, वो सीधा हम लोग ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ड्राफ्टिंग है ना, वो लॉ के भाषा में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में ड्राफ्ट कर रखा है, इसलिए मैंने बहुत ईजी टर्म में आपके लिए ड्राफ्ट कर रखा है, जो कि ये है नोट्स आपका, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे आप ही के लेक्चर्स के नोट्स में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से मैं स्टार्ट करवाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब हो चुका है, ओके। यहाँ से इक्वल ट्रीटमेंट हो चुका है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, लैंग्वेज वगैरह कर रखा है हम लोगों ने, एसेंशियल्स ऑफ एन अवार्ड हम लोगों ने कर रखा है, इंटरियम अवार्ड, एडिशनल अवार्ड ये हम लोगों ने कर रखा है, सेटलमेंट अवार्ड, फाइनल अवार्ड। नेक्स्ट लास्ट में हम लोगों ने देखेंगे ना, ये देखना, ये हम लोगों ने देख रखा है। अब है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे हम लोग आराम से, सिंपल। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर देखना है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट may at any stage either before or at the time, मतलब before मतलब past plus present at the time, ठीक है, of appointment of the arbitral tribunal, जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट हो रहे थे, अग्री इन राइटिंग, वो लोग अग्री कर सकते हैं इन राइटिंग, इन राइटिंग to have their disputes resolved by fast track procedure, to have their disputes resolved by fast track procedure. Got it? Fast track procedure. Okay. इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पार्टीज ना, जब वो लोग अपने आर्बिट्रेशन चल रहे, उनका प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रहा है, ठीक है, उसके दौरान या फिर प्रेजेंटली या फिर पास्ट में ही, मतलब जब आर्बिट्रेशन स्टार्ट होगा तब, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है तभी वो लोग अग्री कर सकते हैं राइटिंग के, बेटा बहुत टाइम लग रहा है, फटाफट इसको सॉल्व करो, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, समझ में आ रहा है? ये अग्री कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, फटाफट देखेंगे। द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स मतलब वो लोग प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन फाइल्ड बाय द पार्टीज विदाउट एनी ऑरल हियरिंग, मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में कोई ऑरल हियरिंग नहीं होता है, वहां पे जो भी तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ठीक है, जो भी तुमने फाइल सबमिट किया है बाय द पार्टीज, वही यूज होगा टू डिटरमाइन कि क्या होगा तुम्हारा इस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का अवार्ड, मतलब क्या होगा जजमेंट, ठीक है। फिर देखो, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल हैव पावर टू कॉल फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पार्टीज इन एडिशन टू द प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय देम। ऑब्वियसली जो भी तुमने फाइल वगैरह किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके एडिशनल भी और डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग सकते हैं, आस्क फॉर इट। कौन? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। फिर देखो, एन ऑरल हियरिंग मे बी हेल्ड ओनली इफ all the parties make a request or if the arbitral tribunal considers it necessary to have। तो सारे पार्टीज अगर रिक्वेस्ट करें फॉर ऑरल बताओ क्या, ऑरल हियरिंग, तो हो सकता है, या फिर आर्बिट्रेटर को खुद लगे, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को खुद लगे तो भी ऑरल हो सकता है, ठीक है, ऑरल हियरिंग हो सकता है, मतलब तुमको बुला के पूछ सकते हैं, बोलो क्या है बताओ, तुमने क्या किया, उसने क्या किया, इस प्रकार का ऑरल हियरिंग हो सकता है। लेकिन फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में ऑरल हियरिंग नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस पार्टीज रिक्वेस्ट करें, एंड अनटिल एंड अनलेस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो खुद कंसिडर करेगी, नहीं चलो ऑरल हियरिंग कर लेते, ठीक है। फिर देखो क्या है, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में डिस्पेंस विथ
any technical formalities if an oral hearing is held and adopt such procedure as deemed appropriate for expeditious disposal of the case. मतलब क्या कि किसी भी प्रकार का अगर टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है ना, उसको इग्नोर करके द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में डिस्पेंस विथ एनी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, उसको इग्नोर करके इफ एन ऑरल हियरिंग इज हेल्ड, अगर ऑरल हियरिंग हेल्ड हो रहा है, एंड अडॉप्ट सच प्रोसीजर इज डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केस। मतलब वो टेक्निकल पकड़ लो, कुछ फॉर्मेलिटीज है जो करने बहुत नेसेसरी थे, लेकिन फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में जो ट्राइब्यूनल को सही लगता है कि इस प्रोसीजर से नहीं दूसरे प्रोसीजर से हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग फटाफट डिस्पोज कर पाए केस को, उस मेथड से हम लोग आर्बिट्रल डिसीजन सुना सकते हैं, उस मेथड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, रेदर देन फॉलोइंग द, बताओ ना, फॉलोइंग द फॉर्मेलिटीज एंड टेक्निकल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, जो तुम्हारे नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसको इग्नोर करके हम लोग कोई दूसरा प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपने को केस को फटाफट डिस्पोज करने में मदद हो। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक चीज मैं तुमको समझाता हूं, फिर आता है हमारा सेटलमेंट। क्या बताओ भाई मेरे, सेटलमेंट आता है, बहुत बहुत बवाल वाला चीज सेटलमेंट। द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में यूज मीडिएशन, conciliation or other procedures at any time during the arbitral proceedings to encourage settlement। मतलब प्रोसीडिंग तो चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, ये है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ये लोग पार्टीज को बुला बुला के प्रोसीडिंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हेन दे फेल्ट कि यार बहुत हो रहा है, अब हम लोग ना सेटलमेंट करवा लेते हैं, तो वो लोग सेटलमेंट का ऑप्शन जो है इनको रेफर करेंगे। ठीक है, इफ ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज सेटल द डिस्प्यूट, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स एंड रिकॉर्ड द सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स। इसका मतलब ये है कि सेटलमेंट मतलब क्या, दोनों अग्री कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो भी है उस झमेला को दोनों निपटा के खुद ब खुद निपटा के वो लोग अग्री करेंगे, चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या करेगा, वो जो प्रोसीडिंग चल रहा था ना, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, उसको टर्मिनेट कर देगा, उसको बंद कर देगा, खत्म कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, और रिकॉर्ड कर लेगा सेटलमेंट, जो सेटलमेंट उन लोगों ने मान रखा है, बोले कि यस सेटलमेंट करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के टाइम में वो लोग आर्बिट्रल अवार्ड भी देंगे, और ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है, दोनों पार्टी जो अग्री होगा, मतलब दोनों पार्टी जो भी अग्री करेंगे वही लिख देंगे इस आर्बिट्रल अवार्ड को, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों पक्ष ने सेटलमेंट कर लिया ना, तो इसलिए वो लोग जो चाहते हैं वो आर्बिट्रल अवार्ड में लिख के आर्बिट्रल अवार्ड उनको ग्रांट कर देंगे, बोल के जा तू फ्री हो चुका है आज से, ऐसे करके ग्रांट कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बवाल। फिर देखो, एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स शैल हैव द सेम स्टेटस एंड इफेक्ट एज एनी अदर आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट। याद रखना, आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स मतलब दोनों पार्टी अग्री करके जो अवार्ड बनाया है, अवार्ड दिया गया है बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, उसका वैल्यू सेम है एज पर एनी अदर वे ऑफ डिलीवरिंग द अवार्ड। ठीक है, जो नॉर्मल वे में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अवार्ड देते हैं ना, उसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, शैल हैव द सेम स्टेटस एंड इफेक्ट एज एनी अदर आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बवाल सर। कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो। अवार्ड शैल बी इन राइटिंग, ये हम लोग ने पहले देख रखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं करवाऊंगा। अवार्ड शैल बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका सिग्नेचर रहेगा। फिर the arbitral award shall state the reason कि क्यों, किस बेसिस पे ये अवार्ड आया है, रीजन क्या है इस अवार्ड का, रीजन, राइटिंग, साइंड। याद रखना, डेट एंड प्लेस, क्या बताओ, डेट एंड प्लेस मेंशन करेंगे। उसके बाद साइंड कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी, कॉपी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। उसके बाद
The arbitral tribunal may at any time during the arbitral proceeding make an interim arbitral award on any matter with respect to which it may a final award. देखो सिंपल चीज मैं तुमको समझाता हूँ कि आर्बिट्रेशन के दौरान किसी प्रकार का जो है रीजन वश, ठीक है, इंटरियम अवार्ड आ सकता है. इंटरियम का मतलब क्या होता है? इंटरियम का मतलब होता है बीच का अवार्ड, जो फाइनल अवार्ड नहीं होता. ठीक है, यही वही चीज यहाँ पे बताए कि इंटरियम अवार्ड भी मिल सकता है. मतलब अब तक प्रोसीडिंग में जो कुछ भी निकला उसके बेसिस पे एक अचानक इंटरियम अवार्ड निकाल दिया. नेसेसरी था इसलिए निकाला. सर इंटरियम अवार्ड क्यों? सिर्फ फाइनल अवार्ड दे देते ना. बोला कि नेसेसरी था ये इंटरियम अवार्ड, केस के बीच में ये अवार्ड देना नेसेसरी बन चुका था, इसलिए हम लोगों ने इंटरियम अवार्ड एक निकाला. उसके बाद फाइनल प्रोसीडिंग, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाता है ना, 12 महीना, तो बीच में इमरजेंसी में कोई अगर डिसीजन लेना पड़े, कोई इंटरियम अवार्ड पास करना पड़े तो करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग. किस प्रकार से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकता है वो देखो. आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड बाय अ फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड. An order for the termination of the arbitral proceeding where claimant withdraws his claim. मतलब दोनों पार्टी में से एक तो क्लेमेंट रहेगा ना, जो क्लेम करेगा कि भैया वो चीज मेरा है जो इसके पास है, इसलिए तो झगड़ा हो रहा है ना. तो वो जो क्लेमेंट है वो विड्रॉ कर लिया उसका क्लेम. ठीक है. पार्टीज अग्रीड ऑन द टर्मिनेशन. पार्टीज ने अग्री कर लिया कि टर्मिनेट कर लेते हैं. फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल फाइंड्स दैट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग हैज बिकम अननेसेसरी और इम्पॉसिबल. ट्राइब्यूनल जो है ना, उनको ऐसा लगा कि ये जो कंस्टिट्यूशन हो रहा है ऑफ द प्रोसीडिंग जो चल रहा है वो अब एकदम अननेसेसरी हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है, ये कोर्ट में जाना चाहिए. ऐसा अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को लगा तो ये 3 केसेस है, याद रखना आपको. 4 केसेस नॉर्मली. पहला है टर्मिनेट हो गया है, फाइनल अवार्ड देने के बाद टर्मिनेट, नॉर्मल जो टर्मिनेशन होता है वो टर्मिनेट हो चुका है. दूसरा है क्लेमेंट ने विड्रॉ कर लिया. दूसरा है पार्टी ने अग्री कर लिया. एंड लास्ट में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो इम्पॉसिबल एंड अननेसेसरी हो चुका है. तब इन सारे टाइम में ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, ये तीसरा टाइम, ठीक है, ये दूसरा नहीं, यही है दूसरा टाइम, ये तीसरा एंड ये चौथा. ये 4 केसेस में जो है टर्मिनेट हो सकता है. ठीक है, याद रख लो, एग्जामिनेशन में आएगा. फिर देखो, द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टर्मिनेट्स विद द टर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ऑब्वियसली. ठीक है, मतलब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भी खत्म हो जाता है, जैसे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग खत्म हो गया वैसे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो भी टर्मिनेट हो जाता है. करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है. अब करेक्शन तो भैया तुमको पढ़ के पता लग रहा है कि करेक्शन का मतलब क्या होता है. कोई गलती हुआ होगा अवार्ड में तो उसको करेक्शन किया जा सकता है. हाँ, अवार्ड में कुछ ऐसा सेंटेंसेस है जो इंटरप्रिएट करना डिफिकल्ट हो चुका है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन करवा सकते हैं आप? हाँ करवा सकते हैं. देखो कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर. इसका मतलब क्या होता है? देखो, अवार्ड में कुछ ऐसा वाक्य लिखा है, कुछ ऐसा कंटेंट है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो आप कह रहे हो कि इंटरप्रेट कर दो भाई. आप ट्राइब्यूनल को कह रहे हो, ठीक है, आप ट्राइब्यूनल को कह रहे हो. कौन सा ट्राइब्यूनल? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. आर्बिट्रेटर्स को कह रहे हो कि भैया इंटरप्रिटेशन कर दो ना. कितने दिन के अंदर अंदर कह सकते हो ये बात? 30 दिन के अंदर अंदर. कोई मिस्टेक है, जो तुम्हारे ऊपर फाइन लगवाया था 2000 का, वो गलती से उन्होंने 2 लाख का फाइन लगवा दिया. ठीक है, तो ये मिस्टेक है ना, इसको करेक्शन 30 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हो. ठीक है, विद इन 30 days. A party may request the arbitral tribunal to correct any clerical or typographical errors. A party with a notice to the other party may request the arbitral tribunal to give an interpretation of the specific point or part of the award. मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए मांग सकता है. ठीक है, और एक पार्टी दूसरे पार्टी को बता के करेगा ये चीज. A party with notice टू दी अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस देगा, भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आर्बिट्रेशन के पास जा रहा हूं, तो वो हो सकता है.
ठीक है, फिर देखो, इट शैल मेक द करेक्शन और गिव द इंटरप्रिटेशन विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन जो आपको बताया था मैंने यहाँ पे। फिर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में करेक्ट एनी एरर विद इन 30 डेज, ठीक है, करेक्शन भी 30 डेज, इंटरप्रिटेशन भी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब अवार्ड आ चुका है भाई, मेरे अवार्ड आ चुका है, अवार्ड डिक्लेयर्ड। किसने सुनाया अवार्ड? भैया ट्राइब्यूनल ने सुनाया अवार्ड, दिया है ये ट्राइब्यूनल अवार्ड। और अवार्ड का जो वैल्यू होता है वो कोर्ट के ऑर्डर जैसा होता है, सेम टू सेम। लेकिन क्या हम लोग इस अवार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं? हाँ, देखो कैसे, सेटिंग असाइड, इसको हटा सकते हैं, देखो कैसे। स्टेट्स दैट ये सारे टाइम पे, इन दिस मोमेंट, ठीक है, इन दिस मोमेंट, एक मीम नहीं था, इन दिस मोमेंट ही गॉट टू नो, इन दिस मोमेंट ही गॉट टू नो, ऐसा एक मीम था ना। अच्छा, states that an arbitral award may be set aside by the court only if, और कौन सेट असाइड करेगा? कोर्ट करेगा। ऑब्वियसली तुम और हम तो कर नहीं सकते, कोई भी पार्टी अप्लाई करेगा कोर्ट को, बोलेगा कोर्ट देखो ना ये जो अवार्ड सुनाया गया है ये सही नहीं है, और कोर्ट पूछेगा क्यों सही नहीं है, तो तुम्हारे पास इनमें से कोई एक रीजन होना पड़ेगा। अ पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, कोई एक पार्टी इनकैपेसिटी के अंदर में था, इनकैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं था कि वो अवार्ड रिसीव कर पाए। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। पार्टी वॉज अंडर सम इन कैपेसिटी, समझ में आ रहा है? अ पार्टी वॉज अंडर सम इन कैपेसिटी, कि उस वक्त उसका कैपेसिटी नहीं था कि वो अवार्ड रिसीव कर पाए, ठीक है। अ पार्टी वॉज अंडर सम इन कैपेसिटी, तो अवार्ड जो है वो लेजिबल अवार्ड नहीं होगा। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, ठीक है, नॉट वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। फिर पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस, नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस, नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस, याद रखना, नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, कोई अपॉइंटमेंट हो चुका है आर्बिट्रेटर का, नोटिस ही नहीं मिला, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग हो रहे हैं उसका नोटिस ही नहीं मिला, आर्बिट्रेटर्स ने नोटिस ही नहीं भेजा, तो तुमको पता ही नहीं था कि प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, इस कारणवश। द आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विथ अ डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, मतलब यह है कि ऐसा एक डिस्प्यूट है, मतलब डील्स, ठीक, ऐसा डिस्प्यूट है जो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्रिमिनल डिस्प्यूट है। नेक्स्ट, composition of the arbitral tribunal or arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties. composition में तुमको पता है even नहीं हो पाएगा, दो नहीं हो पाएंगे, odd होना होगा, या तो एक, या तो तीन, या तो पांच, या तो सात, ऐसे। ये अग्रीमेंट में तुम लिखोगे ना, अग्रीमेंट, आर्बिट्रल अग्रीमेंट में तुम लिखोगे ना कि कितना आर्बिट्रेटर तुमको चाहिए, तो अग्रीमेंट में लिखा था 7 चाहिए था, लेकिन जब अवार्ड आया तब सिर्फ 5 ही थे आर्बिट्रेटर्स, तो अवार्ड जो है डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन सही नहीं था। फिर है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, सेम है, मैटर ही ऐसा है जो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो अवार्ड आया वो पब्लिक के हित में नहीं था, पब्लिक के अगेंस्ट में था। जो अवार्ड आया, दो पार्टीज के बीच में था बात, ठीक है, लेकिन जो अवार्ड आया वो ऐसा अवार्ड है जो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, तो तब, तो इन सारे केसेस में किसी भी एक केस अगर हो जाए तो इन दिस मोमेंट यू कैन सेट असाइड द अवार्ड विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज्ड बाय डेथ ऑफ पार्टी देयर टू। इसका मतलब क्या है कि देखो, कोई एक पार्टी बीच में मर गया, कोई एक पार्टी बीच में, दो पार्टी थे, एक पार्टी बीच में एक्सपायर हो गया, तो क्या हम लोग उस मतलब एक्सपायर हो गया तो हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इसको डिस्पोज कर देंगे क्या, डिस्चार्ज कर देंगे क्या? हाँ जी, नहीं। एन आर्बिट्रल अग्रीमेंट शैल नॉट बी डिस्चार्ज्ड बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased। एक पार्टी मर गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को कंटिन्यू करेगा। समझ में आ रहा है? The mandate of the arbitrator shall not be terminated by the death of any party by whom he was appointed। मतलब ये पार्टी ए पार्टी बी दोनों ने मिलके एक, ये पार्टी ए ने एक आर्बिट्रेटर लाया, पार्टी बी ने दूसरा आर्बिट्रेटर लाया जिसका नाम था बी फॉर बॉब, ए फॉर एस्टन। अब ये बी का आर्बिट्रेटर, ये ए का आर्बिट्रेटर, बी मर गया, बी एक्सपायर हो गया, तो क्या आर्बिट्रेटर को हम लोग निकाल देंगे? वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसका जो मैंडेट है वो टर्मिनेट हो जाएगा? आंसर है नो, शैल नॉट बी। बी मर गया, हो सकता है इसकी जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, लेकिन ये जो आर्बिट्रेटर हम लोगों ने अपॉइंट कर रखा है ना, उसने अपॉइंट कर रखा तो उसके मृत्यु से पहले वो मैंडेट कंटिन्यू रहेगा, वो जाएगा नहीं, गायब नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। क्या एप्लीकेशन दे सकते हो आप लोग? हाँ, देखो, वेर ए पर्सन हु हैज बीन एडजज्ड एज एन इंसॉल्वेंट, जो मैंने तुमको यहां पे बताया था ना, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, तो बताओ क्या करेंगे? इंसॉल्वेंट मतलब एसेट जो है वो कम है एज पर टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट से। इंसॉल्वेंट had been before the commencement of the insolvency proceeding become a party to an arbitration agreement, and any matter to which the agreement applies is required to be determined in connection with or for the purpose of the insolvency proceeding, then may apply to the judicial authority having jurisdiction in the insolvency proceeding for an order directing that the matter in question shall be submitted to arbitration। ठीक है, where a person who has been adjudged as an insolvent had before the commencement of the insolvency proceeding become a party to an arbitration agreement। इंसॉल्वेंट होने से पहले वो आर्बिट्रेशन का एक पार्टी के तौर पे वो उसने एग्रीमेंट किया था, तो ये बात तुमको बताना है। शैल बी सबमिटेड टू द आर्बिट्रेशन कि भैया हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, कि हम लोग इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दो। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया होमवर्क। कॉम्पोजिशन कौन कौन बैठेंगे वो आपको रीड करना है एकदम, ठीक है। ड्यूटीज एंड फंक्शन, इसको भी रीड करना है होमवर्क। क्या करता है भैया काउंसिल, क्या करता है बताओ ना? पॉलिसीज बनाता है, गवर्न करता है, रिव्यू करता है, ग्रेड करता है। ग्रेड तो तुमको मैंने पहले ही बता रखा था, ग्रेडिंग जो है ना उसका मेजर है, ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मेजर काम है इसका। बाकी अपडेट करता है नियम वगैरह, तो ये नॉर्मल है, इसको तुमको रीड करना ही है, होमवर्क है ये वाला पार्ट। देखो ये क्या है ना, ये तुमको हर जगह मिलेगा, ये कंपटीशन एक्ट में मिलेगा, यहां पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जो जो काउंसिल होते हैं ना, काउंसिल होते हैं, काउंसिल तो तुमको पता तो है ना कि काउंसिल में कम से कम एक चेयरमैन पकड़ लो, एक नंबर ऑफ मेंबर्स बैठेंगे, और पकड़ लो ये जो नंबर ऑफ सेट ऑफ मेंबर्स है, सेट ऑफ चेयरमैन है, पकड़ लो किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान काउंसिल द्वारा कोई प्रोसीडिंग काउंसिल द्वारा कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, उस प्रोसीडिंग के दौरान पकड़ लो चेयरमैन जो है ना वो एक्सपायर हो गया, वो निकल गया, तो क्या ये काउंसिल कंप्लीट है विदाउट द चेयरमैन? आंसर है नो। लेकिन क्या इसके कारणवश ये प्रोसीडिंग जो है ये वॉइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा? आंसर है नो। वेकेंसी किसी भी कारणवश हो सकता है, मर गया,
एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल। समझे? क्योंकि वो वेकेंट हो चुका है, इसके कारणवश काउंसिल जो भी प्रोसीडिंग चला रहा है, ठीक है, वो इनवैलिड नहीं होगा प्रोसीडिंग। बस इतना तुमको याद रखना है, ठीक है। फिर देखो रिमूवल ऑफ मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है मेंबर को, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है मेंबर को। कौन सा मेंबर को? वो काउंसिल का मेंबर, काउंसिल को मेंबर को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। इन सारे रीजन वश इसको भी मैं होमवर्क दूंगा। सबसे पहला है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो चुका है, एसेट जो है वो कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वो एंगेज किया है इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी और जगह पे काम कर रहा है। कन्विक्टेड हुआ है किसी भी कारणवश कोई भी ऑफेंस के लिए, कन्विक्टेड मतलब तुमको पकड़ के लेकर जा रहा है, कन्विक्टेड, यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, जेल, ठीक है। पुलिस आके तुमको पकड़ के, यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, पकड़ के लेकर जा रहा है, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड है। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब, हाँ जी, मॉरल टर्पिट्यूड एक प्रकार का तुम कह सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस भी, जिसके कारणवश तुमको कन्विक्ट किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस करते हो तुम, मॉरल टर्पिट्यूड। नेक्स्ट, हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट लाइकली टू अफेक्ट हिज प्रीजुडिकल इन हिज फंक्शंस, मतलब तुम इस प्रकार से, किसी प्रकार से तुम ऐसा पैसे तुमने किसी से लिया है, या फिर किसी प्रकार के इंटरेस्ट तुमने डेवलप किया है किसी भी केस में, जहाँ पे तुम्हारा जो प्रीजुडिकल नेचर है, जहाँ पे तुम इंडिपेंडेंट बन के घूमोगे एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो तुमको निकाल देंगे, ठीक है। सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक प्रकार का तुम कह सकते हो, करप्शन वगैरह भी है यहाँ पे। हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन, तुमने उसके अपने पोजीशन को अब्यूज किया, करप्शन वगैरह किया तुमने। हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल, ये लास्ट है तुम्हारा, ठीक है। इनकैपेबल हो चुके तो मेंबर से हट जाओगे तुम। अच्छा, आर्बिट्रेटर कौन बन सकता है? न्याय का मूर्ति जो होता है ना, न्याय का देवता, न्याय का मूर्ति वही है। वो सारे तुम इमेजिन करो, न्याय के, जस्टिस के देवता या फिर जस्टिस की मूर्ति का क्या क्या तुम्हारा फीचर्स हो सकता है, वो सारे फीचर्स यही पे है, ठीक है। इसको रीड कर लेना एक बार, बहुत इजी है। कॉन्साइलिएशन, कॉन्साइलिएशन का मीनिंग देखेंगे हम लोग। कॉन्साइलिएशन क्या होता है? कॉन्साइलिएशन क्या होता है? कॉन्साइलिएशन का सिंपल मीनिंग देखो, कॉन्साइलिएशन मीन्स सेटलिंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। सेटिंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन मतलब इनफॉर्मल प्रोसेस से तुम डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लो, दोनों के बीच में अग्रीमेंट करवा के। नॉर्मली क्या होता है पता है? नॉर्मली होता ये है, कंसाइलिएशन जो है घर के बड़े लोग करवा लेते हैं। कंसाइलिएशन घर के जो बड़े लोग होता है ना, इंडिया का नहीं, कंट्री का नहीं, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसाइलिएशन जो था वो था बिटवीन द अंबानीज, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। इन दोनों के बीच में कंसाइलेशन करवाया था उनके मम्मी ने, उनके मदर ने, आफ्टर द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी। क्या समझ में आ रहा है? उनके पिताजी की मृत्यु के बाद दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, कौन सा क्या लेंगे, तो कंसाइलेशन के माध्यम से वो हुआ है, ठीक है। देखो इसको एक बार रीड करेंगे। इन विच द कंसाइलिएटर, दैट इज द थर्ड पार्टी, ट्राइज टू ब्रिंग द डिस्प्यूट टू एन अग्रीमेंट। He overcomes the disputable issue by lowering the tension, improvement in communication, interpreting issues, providing technical assistance, exploring potential solution, and bringing the negotiated settlement before the parties. बहुत easy, read करना है इसको, ठीक है। ये वॉलंटरी प्रोसीडिंग होता है, इट इज अ वॉलंटरी प्रोसीडिंग। डिस्प्यूट में जो पार्टीज है ना, उनको अग्री करना होता है कि हाँ कंसाइलेशन के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे। Conciliator is the third party who is involved in the settling of the dispute of the parties. Generally, there is one conciliator for the settlement, but there can be more than one conciliator if the parties agreed upon, या फिर रिक्वेस्ट करे तो एक से ज्यादा conciliators भी हो सकते हैं। कंसाइलिएशन कब टर्मिनेट होगा?
देखो सेटलमेंट का एग्रीमेंट अगर हो गया तो कंसाइलिएशन वैसे ही खत्म हो गया। रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द कंसाइलिएटर, रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीज, रिटन डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड द कंसाइलिएटर। ठीक है, दोनों पार्टी और एक कंसाइलिएटर। कंसाइलिएटर ने रिटन बोल दिया कि हाँ हो गया, सॉल्व हो चुका है तो सॉल्व हो जाएगा। दोनों पार्टीज ने रिटन में दे दिया कि सॉल्व हो गया, हाँ हो जाएगा फिर सॉल्व। दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी ने बता दिया कि हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूं, क्या करोगे? एडजस्टमेंट बाय रिटन डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड द कंसाइलेटर कि हाँ चलो खत्म करते कंसाइलिएशन। ठीक है, एक पार्टी भी कर सकते हैं, दोनों पार्टी भी कर सकते हैं, कंसाइलेटर भी कर सकते हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना के भी कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट, ये 4 मेथड है, याद रखियो। मीडिएशन, सर मीडिएशन का मतलब क्या होता है? मीडिएशन नॉर्मली तुम देखोगे हस्बैंड वाइफ वाला जो मैटर होता है वहां पे हो जाता है मीडिएशन। कोर्ट में चले जाते हैं फॉर डाइवोर्स, कोर्ट उनको कहते हैं कि भैया मीडिएशन से सॉल्व करो। ठीक है, दोनों के बीच में सोल्यूशन आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ मीडिएटर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट ही अपॉइंट करता है मीडिएटर को, नॉर्मली एज द केस मे बी मीडिएट्स द डिस्प्यूट बिटवीन देम बाय अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ द मीडिएशन रूल। मीडिएशन का जो रूल है उसको लगा के इसको मीडिएट कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ मीडिएशन देखो, कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, स्टैट्यूटरी मैंडेटरी मीडिएशन, प्राइवेट मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन। मेरिट ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन का क्या मेरिट्स है? क्विक एंड रिस्पॉन्सिव, इकोनॉमिकल, खर्चा कम लगता है, देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, हार्मोनियस सेटलमेंट, क्रिएटिंग सॉल्यूशन एंड रेमेडीज, कॉन्फिडेंशियल एंड इनफॉर्मल। कॉन्फिडेंशियल मतलब कोर्ट में अगर जाओगे तो सबके सामने हल्ला होगा, राइट, कि अच्छा तुम्हारा ये हुआ है वो हुआ है, पति ने ये किया है वो किया है, वाइफ ने ये किया है वो किया है, तो कॉन्फिडेंशियल होगा ये मीडिएशन। एंड पार्टीज कंट्रोलिंग द प्रोसीडिंग, पार्टीज जो है वो कंट्रोल करेगा प्रोसीडिंग, जो होगा मीडिएशन में वो पार्टीज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन में क्या डिफरेंस है सर? ब्रो डू नॉट मेक नॉइज मैन। Since both options look appealing to resolve business dispute, there is a need to distinguish between the two. Of course, arbitration versus mediation. ये रीड करोगे तुमको पता है भाई, आर्बिट्रेशन में ट्राइब्यूनल वगैरह होता है, मीडिएशन में कोर्ट में एक इंसान को अपॉइंट कर देते हैं नॉर्मली। ठीक है, अच्छा करवाता हूं मैं। मीडिएशन इज वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी एम्स टू असिस्ट द पार्टीज, neutral third party, in arriving at a mutual agreeable solution, whereas arbitration is like litigation which is outside the court and which results in an award. यहां पे award word होता है arbitration में, litigation ही है। ठीक है, कोर्ट में नहीं होता, कोर्ट के बाहर हो जाता है। और मीडिएशन लिटिगेशन वगैरह नहीं है। मीडिएशन जो है एक प्रकार का म्यूचुअली थर्ड पार्टी आके म्यूचुअली समझा के सोल्यूशन, अग्रीएबल सोल्यूशन निकालते हैं वहां पे। मीडिएशन इज मोर कोलैबोरेटिव, आर्बिट्रेशन इज मोर एडवर्सरियल। ठीक है, मतलब दोनों जो है ना, कोलैबोरेटिव मीडिएशन इसलिए है क्योंकि सबका कोलैबोरेशन होता है, यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे सबका सहमति से जजमेंट आता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन में तो आर्बिट्रेटर्स ने जो अवार्ड घोषित कर दिया वो कर दिया, तुम्हारे हित में हो सकता है, नहीं हित में भी हो सकता है, तुम अग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तब भी तुमको अवार्ड मिलेगा। लेकिन मीडिएशन में ऐसा है नहीं, मीडिएशन में कोलैबोरेटिव है, मतलब दोनों के बीच का होगा, दोनों अग्री करेंगे जिस बात पे, उसी का जो है हम लोग मानेंगे एंड उसी का सोल्यूशन हम लोग लाएंगे एंड उसको फॉलो करेंगे। सोल्यूशन निकलता है कोलैबोरेटिव मीडिएशन में, एंड आर्बिट्रेशन में सोल्यूशन नहीं निकलता, वहां पे अवार्ड निकलता है। और अवार्ड जो है किसी एक पार्टी के हित में होगा तो दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में होगा ही होगा 99% ऑफ द केसेस में। द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन इज मोर इनफॉर्मल देन दैट ऑफ एन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस बहुत फॉर्मल होता है। द आउटकम इन मीडिएशन इज कंट्रोल बाय द पार्टीज, मतलब मीडिएशन का जो आउटकम होगा वो पार्टीज कंट्रोल करेंगे, लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेशन में जो आउटकम होगा वो आर्बिट्रेटर कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो।
In mediation, the dispute may or may not be resolved, whereas in arbitration, it is always settled in either party's favor. मतलब दोनों में से किसी भी एक पार्टी के फेवर में हो सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन में। मीडिएशन में शायद सॉल्व ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है अग्री करेंगे ही करेंगे, ये तो बहुत कम होता है। अगर मीडिएशन से नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, अगर आर्बिट्रेशन से नहीं हुआ तो कोर्ट में चले जाएंगे, और क्या। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बहुत बढ़िया एक टॉपिक। समझो ये क्या है, इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं, सिर्फ यहां पे यही है, देयर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस दैट कोर्ट्स विल नॉट बी इन पोजीशन टू बियर द एंटायर बर्डन ऑफ द जस्टिस सिस्टम। कोर्ट कम है, जजेस कम है, लिटिगेशंस बहुत ज्यादा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स लेंड themselves to resolution by alternative modes such as arbitration, mediation, conciliation, negotiation, etc. The ADR process provides procedural flexibility, save valuable time and money, and avoid the stress of a conventional trial. ADR works in almost all disputes including commercial, civil, labor and family disputes. ठीक है, alternate dispute resolution जो है वही है arbitration, mediation, conciliation and negotiation, etc. जो और मेथड है सॉल्व करने का आउटसाइड द कोर्ट में प्रेशर ना डाल के, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है भाई मेरे, एंड ये नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स जो है मोर देन सफिशिएंट है फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आज के वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।